सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन जंगी कमांडर और 34वां सुल्तान अब्दुल हमीद सानी आप खिलाफत उस्मानिया को बरकरार रखने में एक अजीम किरदार के हामिल थे। अपनी पूरी जिंदगी रोम और यूरोप के फितनों के खिलाफ लड़ते रहे, यहाँ तक कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुसलमान पर जुल्म होता तो आप सफ़े अव्वल में खड़े नजर आते थे। ये सोचे बिना कि उनके सामने यूरोप खड़ा है या इस वक्त का सुपर पावर रोम। सुल्तान अब्दुल हमीद एक इस्लामी लीडर थे। वैसे तो सारे उस्मानी लीडर्स इस्लामी इक़्तिदार को नाफिज करने के लिए दुश्मन के सामने खड़े थे, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद एक ऐसा बहादुर लीडर थे जिन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुस्ताख के लिए पूरे रोम पर हमला किया था। 3 अगस्त 1876 ईस्वी जब अब्दुल हमीद सानी सुल्तान मुकर्रर हुए तो उनकी हाथ बैत की गई। इस वक्त खिलाफत उस्मानिया के कई फौजी और पार्लियामानी अरकीन मौजूद थे जिन्होंने आपकी हाथों बैत करके खुशी का इजहार किया और जश्न मनाया। 3 दिन तक इस्तांबुल में खूब चहल पहल रही और सदर आजम ने इत्तला के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को खत भेजे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने मख्त पाशा को सदर आजम मुकर्रर किया। फिर 30 दिसंबर 1876 को इस दस्तूर का ऐलान कर दिया जिसमें शहरी आज़ादियों की जमानत दी गई और पार्लियामानी हुकूमत की तर्ज पर दस्तूर पेश किया गया। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हम एक वीडियो बनाने के लिए 3-4 दिन मेहनत करते हैं और कई दोस्त वीडियो देखकर चैनल तक को सब्सक्राइब नहीं करते। बराए मेहरबानी हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल वाक़या को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको हमारे तारीखी वीडियोस कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। सुल्तान अब्दुल हमीद को अपने दौर हुकूमत के इब्तिदाई सालों में बाज़ वज़रा जो यूरोपियन तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के कायल थे की तरफ से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चूँकि सुल्तान कभी यूरोपी तहजीब के लिए आमादा नहीं हो सकते। ये लोग अगरचे तालीम याफ्ता थे, लेकिन मगरबी रहन सहन और तहजीब व सकाफत ने उन्हें मुतासिर कर दिया और सल्तनत की तबाही में मुतहर्रिक जमातों ने उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वज़रा का हुकूमत पर दबाव हद से बढ़ गया और मिदहत पाशा जो जदीद उस्मानियों की जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे, सुल्तान अब्दुल हमीद को इब्तिदाई दौर हुकूमत 1877 ईस्वी में सुल्तान को खत भेजा जिसमें लिखा था, दस्तूर के ऐलान से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जुल्म का खात्मा हो, सबके हुकूक व फराइज़ का तयन हो, वज़रा के वज़ाइफ का तयन और तमाम लोगों की आज़ादी और हुकूक की ज़मानत हो ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। और इस बात में कोई शक नहीं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को अपना कर हम तरक्की के बजाय दौर कदीम में जाना नहीं चाहते। सुल्तान ने ख़त में लिखा कि आप एक वज़ीर हैं, हाकिम नहीं। जो भी होगा वो हाकिम की तरफ से होगा। अगर आपको इस्लामी तर्ज जिंदगी अच्छी नहीं लगती तो यूरोप जा सकते हैं। चूंकि मिदहत पाशा और उसके साथी शराब नोशी किया करते थे और शराब नोशी की खुसूसी महफिल में ममलुकत के अहम तरीन राज इफ्शा कर देता था और दूसरे दिन ये राज इस्तांबुल के रहने वालों के दरमियान फैल जाते थे। एक रात में उसने इस अज़्म का इजहार किया कि वो बहुत जल्द दौलत उस्मानिया में जमहूरियत का ऐलान करने वाले हैं। ये राज फाश करना यूरोप को अपने मुल्क की हुक्मरानी सौंपने के बराबर था। मिदहत पाशा पर सुल्तान अब्दुल अजीज के कत्ल का इल्ज़ाम भी था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक कमेटी तश्कील दी ताकि वो इस बारे में तहकीक करे। फिर इल्ज़ाम लगाने वालों को अदालत में पेश किया गया। आखिरकार पाशा पर जुर्म साबित हो गया। अदालत ने इसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद की मुदाखलत पर मौत की सजा को कैद में तब्दील कर दिया गया। मिदहत पाशा को हिजाज मुक़द्दस की तरफ जलावतन कर दिया गया, जहां फौजी कैदियों के लिए कैद खाना मौजूद था। सुल्तान अब्दुल हमीद अपने असलाफ की तरह 1909 तक इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। जो दस्तूर मुतारफ कराया गया, इसमें पार्लियामेंट के मेंबरान को आज़ादी राय का हक हासिल होगा। सुल्तान ने आला ज़र्फ़ी का इजहार करते हुए आम इंतखाबात का ऐलान किया कि लोग जो हुक्मरान पसंद करें वो हमारा हाकिम होगा।
اور عثمانی تاریخ میں یہ پہلی انتخابات تھی جس میں نصرانیوں اور یہودیوں کو بھی ٹکٹس دی گئی، جو کہ بعض غدار وزراء کی فرمائش تھی۔ سلطان کو پتا تھا کہ یہ انتخابات غیر مسلم جیت نہیں سکتے، لیکن عثمانی اقتدار میں خلل ضرور ڈالے گے، لیکن سلطان کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ دستور کو نافذ کیا جائے اور عام انتخابات کرائے جائیں۔ تاریخ عثمانی میں اس طرح کا کام پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس انتخاب میں 71 سیٹیں مسلمانوں کو اور 44 سیٹیں نصرانیوں کو اور 4 سیٹیں یہودی نمائندوں کو حاصل ہوئی۔ پہلی عثمانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 29 مارچ 1877 کو ہوا۔ ایوان بالا 26 ممبران پر مشتمل تھا، جس میں 21 مسلمان نمائندے اور باقی غیر مسلم تھے، لیکن مجلس نمائندگان 120 ارکان پر مشتمل تھی۔ اجلاس میں جب مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی تو بعض عرب نمائندوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سلطان عبدالحمید نے بیوروکریسی میں اصلاحات کی۔ رمیلیہ ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع کے ساتھ ساتھ بغداد اور حجاز ریلوے کی تعمیر ان کے دور میں ہوئی، اور اسی طرح بہت سے ترقیاتی پروجیکٹس پر کام شروع کیا جو سلطنت کو مزید مضبوط کر سکے اور ایک بااعتماد ترقیاتی اسلامی مملکت بنا سکے۔ سلطان نے خارجہ پالیسی کو اسلامی احکامات مد نظر رکھتے ہوئے بنایا۔ یورپ، پیرس اور لندن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ان کی پالیسی کا حصہ تھا، لیکن 1878 میں روس کے ساتھ جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود سلطان عبدالحمید نے اپنی فوج کو منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ یورپی اتحاد ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یورپی اتحادی بن کر صرف یورپ ہی کو فائدہ ہوگا، سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے۔ ترکی فائنینشلی مضبوط ہوتے جا رہے تھے کہ اسی وقت یونان نے سلطنت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ یورپ میں اسلامی ریاست قائم کرنا ان کے لیے بڑے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ بالآخر یونان کے ساتھ جنگ تک بات بگڑ گئی اور ایک بار پھر سخت ترین لڑائی ہوئی، جس میں عثمانیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ سلطان عبدالحمید نے اسلامی قوانین و ضوابط پر زیادہ زور دیا، کیونکہ ایک طرف خارجہ طور پر سلطنت پر گہرے دباؤ تھے اور دوسری طرف سلطنت میں قوم پرستی شروع ہوئی۔ سلطان کو پتا تھا کہ قوم پرستی سے دشمن کو تقویت مل سکتا ہے اور غدار تنظیم بھی متحرک ہوئے، لیکن سلطان نے بڑے بڑے علماء کو اکٹھے کر کے سلطنت میں قرآنی نظام کو نافذ کیا، جس پر دشمن قوتیں واضح ہوئیں۔ 1881 میں فرانس نے تیونس اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 19ویں صدی کے آخری دہائی میں حجاز مقدس پر آنچ نہ آئے، اس لیے سلطان نے فوجی دستے حرم کی طرف روانہ کر دیے۔ چونکہ یورپ یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے درمیان قومیت کی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شر و فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ سب اختلافات کو چھوڑ کر حرم کی رکھوالی کے لیے سلطان عبدالحمید نے حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے، تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت قائم رہے۔ السعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 میں عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول سنبھال لیا، اور یہی تاریخ بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بنی۔ عرب کی حکمرانی چونکہ عثمانی سلطنت کا حق تھا، لیکن سلطان نے اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرتے ہوئے حرم میں خون خرابہ نہ چاہا اور حکمرانی السعود کو دے دی۔ حالانکہ السعود کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے اور نہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس کے ذرائع تھے، لیکن یورپ اور دشمن قوتوں نے اس کو عرب کی حکمرانی پر آمادہ کیا۔ اس کے باوجود جب بھی عرب پر کوئی ناگفتہ حالات آتے تھے تو عثمانی سلاطین صف اول میں کھڑے نظر آتے تھے۔ السعود نے بڑی کم ظرفی کا اظہار کیا اور دشمن قوتوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ سب سے پہلے عرب میں مذہبی بدنظمی پھیل گئی، جن کو کنٹرول کرنا السعود کی بس کی بات نہیں تھی، اور پھر خارجہ پالیسیوں میں کئی غلطیاں کی، جن کی وجہ سے سرزمین عرب آج تک سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب خلافت عثمانیہ کے ساتھ اختلاف کا نتیجہ تھا۔
हिजाज मुक़द्दस के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ खिलाफत उस्मानिया के सलातीन ने की हैं, लेकिन फिर खिलाफत से इस खित्ते को जुदा करना तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक गम की खबर थी। लेकिन अल सऊद ने किसी की परवाह किए बगैर उस्मानी सलातीन से हिजाज मुक़द्दस को जुदा किया, और ये इनकी तारीखी गलती थी। आज तक अरब इस गलती को महसूस करते हैं कि दुश्मन किस तरह वो उंगलियों पर नचा रहे हैं, लेकिन अब खुदा के अलावा वो किसी से मदद मांगने के लायक नहीं है। हिजाज मुक़द्दस की रखवाली से तो कोई इस्लामी रियासत पीछे नहीं है, लेकिन अल सऊद की लापरवाही और अय्याशी आज तक हम देख रहे हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि दुश्मन ने कभी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दिया है, अगर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ अंदर की इख्तिलाफ का फायदा उठाया है और अंदर की आग से मुसलमानों को शिकस्त दिया है। और ये दुश्मन कुव्वतों की ये स्ट्रेटजी आज तक कामयाबी से काम कर रहा है। कहा जाता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर हुकूमत में यहूदियों के एक वफद ने खलीफा से मुलाकात की थी। ये 19वीं सदी के आखिर की बात है। इस जमाने में खिलाफत उस्मानिया बेहद कमजोर हो चुकी थी, तुर्की की माली हालत खस्ता थी, हुकूमत भी मकरूज थी। इस वफद ने खलीफा से कहा था कि अगर अब बैत अल मक़दस और फ़लस्तीन हमें दे दें तो हम खिलाफत उस्मानिया का सारा कर्जा उतार देंगे और मजीद कई टन सोना भी देंगे। इस गए गुजरे खलीफा अब्दुल हमीद की दीनी हमियत देखिए कि इसने वो जवाब दिया जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। खलीफा ने अपने पांव की उंगली से जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर अपनी सारी दौलत देकर तुम लोग बैत अल मक़दस की जरा सी मिट्टी भी मांगोगे तो हम नहीं देंगे। उस वफ्द का सरबरा एक तुर्की यहूदी था। बस फिर किया था, खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। चुनांचे चंद बरसों बाद जो शख्स मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तरफ से खिलाफत उस्मानिया के खात्मे का परवाना लेकर खलीफा अब्दुल हमीद के पास गया था, वो कोई और नहीं बल्कि यही तर्क यहूदी आफंदी ही था। खुद मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी यहूदी नस्ल से था, उसकी माँ यहूदिन थी और बाप तर्क कबायली मुसलमान था। फिर सारी दुनिया ने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने नौजवान तबके को अपना हदफ बनाया, यहाँ तक कि फहाशी को भी आज़ादी दी गई। नौजवान के अंदर खिलाफत के खिलाफ आग भड़काई और खिलाफत को खत्म किया। और तुर्की नौजवान क़ियादत का फायदा यूरोप और दुश्मन तंजीमों को हुआ जो नौजवान नहीं समझते थे। समझ तब आई जब तुर्की को आसमान से जमीन पर गिरा दिया। आज तक इस्लामी रियासतों में फसाद फैलाने के लिए नौजवान क़ियादत का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर नौजवानों को तरक्की का लालच देकर दुश्मन अपने हदफ को पार कर लेते हैं। नौजवान हर कौम का असासा होता है, अगर वो दुश्मन के शिकंजे में आए तो रियासत के वजूद का कोई फायदा नहीं है। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल से हमारे नौजवानों को भी बड़ा सबक मिलता है कि कभी अपने असलाफ के खिलाफ जल्दबाजी में स्टैंड ना लें, वरना ये सब हमारे साथ भी मुमकिन है। और उसी तरह सल्तनत उस्मानिया की ज़वाल की आगाज हुई। सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत बहादुर लीडर थे, लेकिन अरब की जुदाई ने उन्हें बहुत कमजोर किया। जब तक खिलाफत उस्मानिया बहाल थी, रूस और रोम जैसे बड़ी बड़ी कुव्वतें मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन अंदर की इख्तिलाफ ने सल्तनत को हिस्सों में बांट दिया और ये दुश्मन कुव्वतों की साजिश और अपने लोगों की कमजरफी और गद्दारी की वजह से मुमकिन हुआ। सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद भी नाम निहाद सुल्तान आए, लेकिन वो खिलाफत को बरकरार न कर सके। वो सल्तनत जो चंगेज खान और तातारियों को दिन में तारे दिखाते थे और दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर जुल्म होता तो सबसे पहले स्टैंड उस्मानी सलातीन लेते थे। लेकिन अब वो सल्तनत सिर्फ तुर्की तक महदूद रहा और आखिरकार 27 अप्रैल 1909 में बहादुर लीडर सुल्तान अब्दुल हमीद खालिक हकीकी से जा मिले। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था सुल्तान अब्दुल हमीद और सल्तनत उस्मानिया की ज़वाल की दास्तान, जिनसे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। इस वीडियो के पहले 2 पार्ट सुल्तान मोहम्मद फातेह और खिलाफत उस्मानिया के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आपको इस्लामी और तारीखी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा यूट्यूब चैनल वाक़िया को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।